हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चों का कमेंट देखने को मिलता है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखने को मिलते हैं कि वैकेंसीज कब आएंगी, हम कब तक ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग डेली देख रहे होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो न्यूज़पेपर में आप लोगों को यूपीएसआई की खबर पढ़ने को मिल जाती है। अभी कल के या परसों के ही न्यूज़पेपर में थी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अपने एंड पे। उन्होंने अपना मतलब जो भी जरूरी चीजें हैं वो करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। शायद या तो इस मंथ के लास्ट में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जरूरत है मेरे प्यारे दोस्त, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करने की जरूरत है, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने की जरूरत है, आप लोगों को शानदार तरीके से रिवीजन करने की, प्रैक्टिस करने की, ये सारी चीजों पे काम करते रहने की। स्मार्ट वे आप लोगों को जो है वो मेरे भाई, स्मार्ट वे से आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना होगा, घिसे पिटे तरीके से आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है मेरे भाई। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। रंजना, अभय गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिया गुप्ता, आयुषी, रोहित, विनीत केमडी, साक्षी सिंह, रितु यादव, श्रेया पांडे, आलोक यादव, सौरभ यादव, काजल सिंह, नरेंद्र, विकास कुशवाहा, संदीप, शालिनी यादव, फरदीन, विकास, सचिन, अंकिता द्विवेदी, गोलू गुप्ता, कुलविंदर, अनिकेत, कंचन, संतोष निषाद, प्रिया वर्मा, शिखा सिंह, निम्मे सिंह, दबंग पंडित, केपी सिंह। चलिए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों की 4 क्लास हो चुकी हैं। क्वेश्चंस यहाँ से आसान भी बन सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से पेचीदे भी बन सकते हैं, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा इस चैप्टर के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कॉपी पेन उठाइए और लग जाइए मेरे भाई। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत ऊंचाइयों को छुएं, जो आपने सपने संजो कर रखे हैं उन सबको आप लोग पूरा करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और सुबह की प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती है। तो मेरे भाई, बस जरूरत है, मन से पढ़ने की जरूरत है, मन से लगन से मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:7 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 15,210, 15,210। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। इन तीनों नंबर्स का योग क्या होगा? मेरे भाई, 3 संख्याओं का औसत आप लोगों को दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग आप लोगों को दिया हुआ है, उन तीनों संख्याओं का योग बताइए। पहला तरीका तो ये कहता है कि अगर वो इन तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो आंसर जो होगा वो 7 और 5 12 और 4 16 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। तो 16 का मल्टीपल क्या ये है? नहीं है। 16 का मल्टीपल क्या ये है? नहीं है। 16 का मल्टीपल क्या ये है? नहीं है। 16 का मल्टीपल ये तो है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आप इसे मेथड से कैसे करेंगे? ये रेशो दिया हुआ था, अगर इन संख्याओं को आप एग्जैक्ट संख्या मानना चाहते हैं तो पहली संख्या 4a मान लीजिए, दूसरी संख्या 5a मान लीजिए और तीसरी संख्या 7a मान लीजिए। हो गई एग्जैक्ट संख्या। अब उसने तीनों के वर्गों का योग दिया हुआ है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16a² होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25a² होता है। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49a² होता है। और तीनों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 15,210 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप यहां से देखिए, 25 और 16 कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 41 हो जाएंगे।
41 और 9 50 और 40 90 ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताने वाले हैं? 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 छिक्का 54, 9 नाम 81 हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 169 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 169 का वर्गमूल यानी 13 हो जाएगी। अब आपसे वो तीनों का योग पूछना चाह रहा है, तो 7 और 5 12 और 4 तीनों का योग क्या 16 ए आएगा? ए की वैल्यू आपने 13 निकाली है, ए की जगह 13 लिख दीजिए। 13 छिंग 78 को 8 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20 हो जाएगा। यानी उन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 208। सर जी प्लीज एक बार मेरा नाम ले लो, गौतम सिंह भैया जी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी साथी करेंगे जितने भी हैं, सभी साथी करेंगे जितने भी बच्चे मौजूद हैं क्लास के अंदर, फटाफट मुझे इसका आंसर बताएंगे। ए मानने के पीछे जस्ट इतना सा रीजन था कि मैं आपको बता पाऊं कि लास्ट में जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल हम लोगों को निकालना है, उसका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई साहब हम यहां से चीजों को सीख चुके हैं तो फिर आपको ए मानने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे मेरे भाई? मैं एक बार देखता हूं। तीन धनात्मक संख्याएं इस रेशो में है, उनके वर्ग का योगफल इतना है, इन संख्याओं का योगफल 5 3 8 2 10, 10 से कटने वाले दो ऑप्शन है। अब इसे मेथड से जाना पड़ेगा। इसका वर्ग कितना होता है? 4 होता है। इसका वर्ग कितना होता है? 9 होता है। और उसका वर्ग कितना होता है? 25 होता है मेरे भाई। अब इसने तीनों का योग कितना दिया है? 1368 दिया हुआ है। 25 और 9 34 और 4 38 हो जाएगा। 38 हो गया मेरे भाई। तो मेरे भाई 38 की वैल्यू इसने दी हुई है 1368। 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38 होता है, 19 सत्ते 133 होता है, 19 दूनी 38। क्या एक पार्ट की वैल्यू 36 निकल के आएगी? बस यही मानना होता है कि अगर वर्गों का योगफल दिया हुआ है ना, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसका अंडर रूट करना पड़ता है। यही चीज मैंने शुरुआत में आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। अगर हम लोग ए मान के करते हैं क्वेश्चन को तो ये चीज हमें याद रहती है कि इस वैल्यू का हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब हम ए नहीं मानते हैं, जब हम ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसका हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। तो यहां से वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि 5 और 3 8 और 2 10, एक पार्ट की वैल्यू 6 निकल के आई है, वो योगफल यानी 10 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है 29 नवंबर 2021 में मेरे भाई। दोस्त समझने के लिए इसमें ऐसा कुछ था नहीं। तीन संख्याओं का योग आप लोगों को दिया हुआ है, उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है। इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 9 आएगा और इसका वर्ग करेंगे 25। इन तीनों को जोड़ के 1368 दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी। लास्ट में जो निकल के आता है उसका वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल क्यों करते हैं? कारण ये होता है कि ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है भाई, वर्गमूल करते हैं। ये एक पार्ट की वैल्यू होती है, उसने तीनों का योग पूछा है यानी 10 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 6 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों से कहां पूछा गया है? यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। अगर आप विनायक 1.0 बैच कर चुके हो तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आपको इस चैप्टर में जो एक्स्ट्रा चीजें करा रहा हूं, जैसे मैं लेके आऊंगा अब सीबीटी 2 के क्वेश्चंस, इसमें ऐड करूंगा मेरे भाई जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछे गए हैं, या फिर जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो ऐड करूंगा। मैंने ऐड भी किए हैं, सीपीओ के क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हैं जो आप लोगों से बनने चाहिए, आईबी के कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है, तो उससे कुछ अपडेट तो हुआ है कंटेंट। ठीक है, जो बच्चे कुछ चैप्टर हैं भाई साहब उन्हें करा दूंगा। ठीक है, उन्हें करा दूंगा, पहले ही करा दूंगा। 3 पदों का योगफल दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 9340 दिया हुआ है। पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात ये दिया हुआ है, और दूसरे पद तथा तीसरे पद के बीच का अनुपात ये दिया हुआ है।
जब मेरे भाई पहले और दूसरे का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और दूसरे और तीसरे का रेशो दिया हुआ है, क्या ये चीज कॉमन है, क्या ये चीज सेम है? आपने कहा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों का रेशो एक साथ निकालना पड़ेगा। इसने अलग अलग दिया हुआ है, पहले दूसरे तीसरे का, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, आपको तीनों का रेशो एक साथ निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले और दूसरे का रेशो कितना है? तो आप कहेंगे पहले और दूसरे का रेशो 11-12 दिया हुआ है। अगर मैं दूसरे और तीसरे का रेशो पूछूं तो आप कहेंगे 13-14 दिया हुआ है। भाई साहब, पड़ोसी कौन है? 12 है। यहां पड़ोसी कौन है? 13 है। अब आप देखिए, 13 की गुणा 11 में करेंगे तो 143 आएगा। 12 की गुणा इसमें करेंगे, 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, 12 एकम 12 3 15 आएगा। 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 एकम 12 4 16 आएगा। क्या तीनों का रेशो ये आ चुका है? अगर ये तीनों का रेशो आ चुका है तो पहले और अंतिम पद के बीच अंतर पूछा है। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में शुरुआत में कहा था तीनों का योगफल इतना है, मेरे हिसाब से कितना बैठ रहा है जी? 3 और 6 9, 9 और 8 17 को 7 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 5 10 6 16 को 6 हासिल लगा 1। तो ये 467 मुझे तीनों का योग दिया हुआ है। उसने तीनों का योग कितना दिया है? 9340 दिया हुआ है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है 467 दूनी 934 होते हैं, एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब उसने मुझसे ये कहा है कि पहले और अंतिम पद के बीच अंतर बताइए, पहले और अंतिम पद के बीच अंतर बताइए। 168 और 143 के बीच अंतर कितने का है? तो 25 का है मेरे भाई। वो 25 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 20 आया है तो 25 बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 500। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी आपको रेशो अलग अलग दिए हुए हों, उन रेशोज की वैल्यू सेम ना हो, तो आप लोगों को उसका कंबाइन रेशो निकालना पड़ेगा। जब आप कंबाइन रेशो निकालते हैं तो कंबाइन रेशो ये निकल के आता है, फिर आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। 143 और 168 का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। हाँ, रिमेनिंग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत, बेटा सॉल्व कर लेते हैं। एक बच्चे का और आया था मेरे पास, अगर मेरी तरफ से ना, मतलब मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया था, अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है उसमें तो आप सॉल्व कर लेंगे। बस रेशनलाइजेशन कर देना है आप लोगों को। रेशनलाइजेशन में अगर नीचे माइनस बनता है तो ऊपर के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर रेशनलाइजेशन में प्लस बनता है तो बस साइन चेंज होके ऊपर ऐसे ही लिख जाएगा। वो जो मैंने लास्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराए थे, तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें एक आंसर शायद मेरी तरफ से गलत बता दिया गया है। तो पर मेथड जो है वो आप मेथड से करेंगे तो आंसर उतना ही आ जाएगा, है ना। हो सकता है क्लास में मैंने ओरली उसका आंसर ऐसे ही बता दिया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। बेटा हीरे वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। उसका 1 नहीं था 5 था। हाँ 5 था उसका आंसर, पीछे 4 हो जाएगा, +√4 +4 था। हाँ ठीक है, 5 था उसका आंसर। वैसे भी आप उसका सिंपल रेशनलाइजेशन करके करते एक स्टेप में सॉल्व हो जाता, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी वो। ठीक है, देखिए 3 पदों का योग जो है वो 18,340 दिया हुआ है। 3 पदों का योग जो है वो 18,340 दिया हुआ है। यदि पहले पद और दूसरे पद का अनुपात, पहले पद और दूसरे पद का अनुपात दिया हुआ है, दूसरे पद और तीसरे पद का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या हमें तीनों का कंबाइन निकालना पड़ेगा। पहले और दूसरे का कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 16-17 दिया हुआ है। दूसरे और तीसरे का कितना है? 18-19 दिया हुआ है। तो यहां 17 लिख देंगे, यहां 18 लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई तीनों का योग निकालिए, बस यही तो कैलकुलेशन उसने पूछी थी। ठीक है, तो 18 छिक्का 108 को 8 हासिल लगे 10, 18 एकम 18 10 28 हो जाएगा। 18 सत्ते कितने होते हैं? 18 सत्ते 126 को 6 हासिल 12, 18 एकम 18 और 12 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 18 छिक्का 108 होते हैं ना, 18 सत्ते 126 होते हैं। ठीक है,
19 सत्ते 133 को 3 हासिल लगे 13, 19 से कम 19 और 13 32 हो जाएगा। तो क्या सभी की वैल्यू इतनी आ रही है? अब उसने कहा तीनों का योग 8 और 6 14 और 3 17 को 7 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 3 6 और 3 9। मेरे हिसाब से योग 917 आ रहा है। और उसने कितना दिया है? 1834 जीरो दिया है। तो मेरे भाई क्लियरली पढ़ने में आ रहा होगा कि 917 दूनी 1834 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी? अब उसने पूछा है पहले और आखिरी पद के बीच अंतर बताइए। इन दोनों के बीच अंतर पूछना चाह रहा है। 13 में से 8 गए 5, यहाँ 11, 11 में से 8 गया 3 बचेगा, यानी अंतर कितने का आ जाएगा? 35 का आ जाएगा। वैसे भी आंसर 7 का मल्टीपल होता, 7 का मल्टीपल होता। मल्टीपल से भी आप लोग देख सकते थे, एक ही ऑप्शन आपको 7 का मल्टीपल नजर आता। ये बवाल करने की जरूरत नहीं थी। यहां जब आपने देखा कि पहले और आखिरी का अंतर पूछ रहा है, तो आपने पहले और आखिरी का अंतर निकाल दिया, वो आपको 35 मिला। यानी जो भी आंसर आएगा वो 35 में गुना होने के बाद आएगा, यानी आंसर 7 का मल्टीपल होगा। तो ये चीज ना करते तो एक ही ऑप्शन आपको 7 का मल्टीपल मिलता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट की तरफ, जैसे ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, ये मैंने विनायक 1.0 में नहीं कराया होगा, क्योंकि तब तक ये क्वेश्चन मतलब पेपर नहीं हुआ होगा, तब तक ये एग्जाम नहीं हुआ होगा। एक कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है आधे घंटे की, वो ठीक 8 बजे डल जाया करेगी। आज आपके हिसाब का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप में से किसी बच्चे का एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, तो वो मेरे प्यारे दोस्त कॉन्सेप्चुअल बूस्टर क्लास जरूर देखें। वो रिकॉर्ड की है मैंने, आधे घंटे की वीडियो रहेगी डेली। डेली एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो अगर केवल आपका टारगेट यूपीएसआई है, तो आपको अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, जब देखने की आवश्यकता होगी तब मैं बता दूंगा। लेकिन अगर और कोई एग्जाम है एसएससी का, तो आप उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 48 एक बार पढ़िएगा। ए और बी के अंकों का अनुपात दिया हुआ है 3-4, दोनों के अंकों का अनुपात 3-4 दिया हुआ है। बी और सी के अंकों का अनुपात 4-5 दिया हुआ है। मेरे भाई इसमें एक चीज देखने वाली है, यहां बी के अंक कितने थे? 4 थे। यहां बी के अंक कितने हैं? 4 है। तो इसमें वैल्यूज सेम है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट रेशो लिख सकते हैं, एबीसी का डायरेक्ट रेशो लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। डायरेक्ट रेशो लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यूज सेम हैं तो इसे सेम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एबीसी का रेशो लिख सकते हैं कि 3 4 5 आएगा। ठीक है, यदि सी और ए के अंकों के बीच जो है मेरे हिसाब से 2 का अंतर है, और क्वेश्चन ने अंतर कितने का दिया है? 30 का दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो बी को कितने अंक प्राप्त हुए? वो 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो बी को मिलने वाले अंक कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 60। बी को मिलने वाले अंक कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 60 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने की कोशिश की है मैंने यहां पे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आरडब्ल्यूएसएससी एग्जाम्स पे आप लोगों को वो क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, यानी वीडियो सेक्शन में मिलेगी। वीडियो सेक्शन में ठीक 8 बजे वो क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, वर्कशीट नहीं मिल रही है तो वर्कशीट का सॉल्यूशन आज कर दिया जाएगा, है ना। वर्कशीट का सॉल्यूशन आज कर दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेशर बच्चे का नहीं होता, जो लोग कहते हैं उन्हें करके दिखाना है। सबका होता है, फ्रेशर बच्चों की रैंक 1 भी आती है ना। तो मेहनत जो करेगा सिलेक्शन उसका होगा, वो डिपेंड नहीं करता कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं चीजें हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, फ्रेशर हैं, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। बात मानते हो या नहीं? तो अपने अंदर कभी भी ये चीज नहीं लानी है कि फ्रेशर के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं वो उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एक्सपीरियंस्ड का ही सिलेक्शन होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, कहीं सही नहीं लिखी हुई है। सबका सिलेक्शन होता है, जो मेहनत करता है उसका सबका सिलेक्शन होता है। ठीक है बच्चे,
क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक्स रुपए की राशि को एबीसीडी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है, यानी राशि कितनी है नहीं पता है कितनी है, चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ए और बी के शेयरों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात 9:8 दिया हुआ है। अब आपने देखा कि बी की वैल्यू यहां 2 थी, ए और बी का अनुपात ये था, फिर बी और सी का अनुपात जो है 9:8 है, यहां 2 है यहां 9 है, तो यहां वैल्यू अलग हो गई, तो हमें एक साथ निकालना होगा। पहले सी और डी का रेशियो ये दिया हुआ है, यदि बी और डी के शेयरों के बीच अंतर इतने का है तो एक्स का मान, यानी वो संपूर्ण राशि आप लोगों से पूछना चाहता है। अच्छा ये बताइएगा, अगर मैं आपसे एबीसीडी का रेशियो पूछूं, अगर मैं आपसे एबीसीडी का रेशियो पूछूं, तो ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 108 हो जाएगा, 9 चौक 36 दूनी 72 हो जाएगा, 8 चौक 32 दूनी 64 हो जाएगा, और मेरे भाई 8 तिया 24 दूनी 48 हो जाएगा। दो से काट सकते हैं, अभी हम लोग ऊपर भी काट सकते थे मेरे भाई, दो से काट सकते हैं 36 बार कटेगा, दो से काट सकते हैं 32 बार कटेगा। अच्छा चार से डायरेक्ट ही काट लेते, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 होगा, 4 से काटेंगे 18 बार, 4 से काटेंगे मेरे भाई 16 बार, और 4 से काटेंगे 12 बार। अब उसने क्या कहा हुआ है? उसने कहा है बी और डी के शेयरों के बीच इतने का अंतर है, बी और डी के शेयरों के बीच मेरे हिसाब से कितने का अंतर है? 6 का। उसने कितने का दिया है? 708 का। तो एक पार्ट की वैल्यू 6 एकम 6, एक बचेगा 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 118 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि राशि कितनी बटी है, यानी वो टोटल की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 16 और 12 28, 28 और 8 36, 36 और 10 46, 46 और 7 53 और 20 73 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। वो टोटल की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी 73 की वैल्यू। यूनिट डिजिट से कर लेंगे, 8 तिया 24, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी कि अगर आपको रेशियो एक जैसा नहीं दिया हुआ है तो आपको एक कंबाइन रेशियो निकालना होगा, और वो कंबाइन रेशियो आप लोग पड़ोसी के नियम से निकाल सकते हैं। जब आपके सामने मेरे भाई पड़ोसी के नियम से आ जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है बी और डी के शेयरों के बीच अंतर दिया हुआ, यानी इन दोनों के बीच अंतर दिया है 6 का, उसने 708 दिया है, एक बराबर वैल्यू 118 आएगी। तो टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल मतलब वो 73 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो फिर आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट अलग है। मेरे दिमाग में एकदम से आ गई कि यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है अंकिता गुड़िया, अगर सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो उसका रास्ता मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप लगो, उसका रास्ता मैं ढूंढ लूंगा, किसी भी तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन के वो मुश्किल क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, बाकी उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन खुद से मेहनत थोड़ी सी करो, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं कोई रास्ता ढूंढता हूं उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। एक 50 क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सर आज हमारा बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जीवन में आगे बढ़ो, बहुत जीवन में आगे। पड़ोसी के नियम के अलावा भी हो सकता है क्या, जिस नियम से आप लोग निकाल सकते हैं उस नियम से चारों का रेशो निकाल लीजिए। मेन पर्पस है यहाँ चारों का रेशो। बधाई। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक बार करते हैं ना, एक बार समझते हैं, थोड़ा सा स्पीड लाइए। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, पेपर में ना कोई ट्रिक काम करेगी, पेपर में कोई ना ट्रिक काम करेगी, पेपर में सबसे ज्यादा काम जो आएगी वो प्रैक्टिस आएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना उतनी ही क्वेश्चन पे स्पीड अपने आप बन जाएगी। एक बार करके मत छोड़िए। अगर एक जैसे 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप यकीन मानना पहले क्वेश्चन में जो टाइम लगा है उससे कम टाइम दूसरे क्वेश्चन में लगेगा, उसी के जैसे में उससे कम टाइम तीसरे क्वेश्चन में लगेगा, उससे कम टाइम चौथे क्वेश्चन में लगेगा, और सबसे कम टाइम 5वें क्वेश्चन पे लगेगा।
जबकि क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन सबसे कम टाइम पांचवें क्वेश्चन पे लगने का कारण बस ये है कि मैंने उससे पहले चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात कोई गलत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस अगर शानदार करेंगे और ज्यादा करेंगे तो मैथ के में आपके बराबर कोई नहीं होगा। ठीक है, वादा रहा आप लोगों से। किसी धनराशि को तीन दोस्त PQR के बीच 5-3-4 के अनुपात में बांटना है। इसमें रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से ही उसने रेशो दिया हुआ है। यदि P को Q से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, बच्चा P को Q से, यहां से देखेंगे P को Q से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, और उसने कहा है 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 750 हो जाएगी। तो Q का हिस्सा कितना है, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q का हिस्सा पूछा है। गलत आ रहा है, 2250 आ रहा है। ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड एमंग 3 फ्रेंड्स PQ and R इन द रेशियो इतना। अच्छा, इफ P गेट्स, बेटा उसने यहां देखिए इंग्लिश, इफ P गेट्स ₹1500 मोर देन Q, Q से 1500, देन व्हाट इज Q शेयर, यानी वो Q की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 5 3 8 8 4 12, 5 3 8 4 12 0 12 15 12 7 84 6 12 की भी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो गलत आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर आ रहा है, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, गलती इन्होंने कर दी है। तो 2250 जो है वो Q का शेयर आ जाएगा। Q शेयर कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 2250 आ जाएगा। नहीं, इसका गुणज क्यों आएगा, इसका गुणज क्यों आ जाएगा, गुणज थोड़ी ना आएगा। 4950 आप क्यों दे रहे हैं, इसका गुणज क्यों आएगा, आप मुझे ये तो बताइए मेरे भाई। 2250 का दुगना कर रहे हैं, कुछ 4500 दे रहे हैं। चलो मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि इसको 4500 मिले। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है आपने, 4500, 1 बराबर 1500, तो इसे कितने मिलेंगे, 5 बराबर 7500, 1 बराबर 1500, तो 4 बराबर 6000, तो फिर तीनों को इतनी राशि मिलेगी। तो मुझे ये बताइए कि P को Q से क्या 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ना जी नहीं, तो 2500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 2500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये बात गलत है कि इसका मल्टीपल देख लेंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 2250 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। बेटा 2 का मल्टीप्लाई करना क्यों है, मुझे ये बताइएगा। 2 का मल्टीप्लाई करना क्यों है, केवल बस इस वजह से कि आंसर हम ले आए। चलिए, जो भी होगा क्वेश्चन में कोई परिवर्तन होगा, अगर यही क्वेश्चन होता है तो फिर आंसर में परिवर्तन होगा, बस आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। एक धनराशि को PQRS के बीच इस रेशो में डिवाइड किया जाता है, किस रेशो में, 4 9 2 3 के रेशो में डिवाइड किया जाता है। यदि Q को R से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, Q को इसको R से 560 रुपए, मेरे हिसाब से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 7 रुपए, और क्वेश्चन ने कितने ज्यादा कहा है, 560 रुपए, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो S का हिस्सा कितना है, यानी वो 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 80 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 240। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत शिफ्टों में पूछे जाएंगे, बहुत शिफ्टों में पूछे जाएंगे भाई साहब। सारे क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी ना बनाएगा, पेपर के मतलब पेपर का टाइम भी तो उसे मेंटेन करना है। तो कुछ क्वेश्चंस वो आसान भी देगा, कुछ क्वेश्चंस हमें मॉडरेट भी देगा, 1-2 क्वेश्चन हमारे लिए जहर भी देगा वो, है ना भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को हर तरीके से तैयार रहना होगा। अब आप यहां एक चीज से अपने आप को पॉजिटिव किया करिए कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लगा, आपने कहा जी इसमें तो टाइम ही नहीं लगा। तो जब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आया करे तो वहां ये मत कहा करो जी इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। भाई साहब, इसमें जो आपने टाइम बचाया था वो वही तो आपको देना है। तो इसलिए पेपर के लेवल को मेंटेन किया जाता है। जहां आपको टाइम कम लग रहा है उसका टाइम जो है आप अच्छे क्वेश्चन में दो,
हर पेपर में दो चार अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, तो वहां आपको टाइम देना चाहिए। और टाइम तब दोगे जब उन्हें सीखोगे, और सीखोगे तब जब यहां क्लास में ये नहीं कहोगे जी इतना बड़ा क्वेश्चन भी आता है। आता है भाई, और लोग करते हैं उसको मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 52 आपके सामने है। 3300 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 4 गुना, पी का 4 गुना क्यू के 7 गुना के बराबर है, और मेरे भाई आर के 2 गुना के बराबर है। इस रूप से कितने पैसों को बांटा गया है? 3300 को बांटा गया है। तो आर का हिस्सा बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कोई योद्धा क्लास के अंदर है जो मुझे पी क्यू आर का रेशो बता दे कि इन तीनों में जो पैसा बांटा गया होगा वो किस रेशो में बांटा गया होगा? तो आपने कहा था, आपने कहा जी आपने दो तरीके से इस क्वेश्चन को करना बताया था। अगर चाहे तो आप इन दोनों को, तीनों का एलसीएम ले लें, 28 आएगा, 28 से डिवाइड करते चले जाएं, या फिर आप छुपाने वाले तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको छिपा लीजिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 8 आएगा। और अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 28 आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इन तीनों का रेशो ये आ जाएगा। इन तीनों में जो पैसा बटेगा वो इस रेशो में पैसा बटेगा। अब उसने कहा तीनों में जो बटना है वो 3300 रुपए बटना है। मेरे हिसाब से 14 4 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 रुपए बटना है। और उसने बांटना कितना है? 3300 रुपए बांटना है। तो एक पार्ट की वैल्यू 25 एकम 25 हो जाएगी। 8 बचेगा, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, एक बराबर 132 आ जाएगा। तो आर का हिस्सा पूछ रहा है, यानी 14 बराबर पूछ रहा है। आंसर 7 का भी मल्टीपल हो सकता था। 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2, 14 तिया 42, 2 44 को 4 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18 हो जाएंगे। तो मेरे भाई इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां हमने देखा वो हमसे आर की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आर की वैल्यू 14 निकल के आई है, यानी आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 होता है, 6 बचेगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 7 चौक 28 डिवाइड होगा। 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 6 बचेगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 1 बचेगा, 7 से काटेंगे, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 7 से डिवाइड होने वाला एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। आपको पता भी नहीं चलेगा कब लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करिए मेरे प्यारे दोस्त। रेशो को कट मत करिए, रेशो को कट मत करिए, थोड़ी सी वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, वरना अगर आप कट नहीं भी करते तब भी आंसर उतना ही आएगा। सर मेरे पास बुक नहीं है तो सिर्फ बैच के क्वेश्चन से हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए एक बुक चाहिए, कोई से भी ले लीजिए आप, जो आपका मन करे वो ले लीजिए, पर प्रैक्टिस के लिए एक बुक चाहिए मेरे भाई। ठीक है, मेरा सजेशन तो अपनी ही बुक के लिए होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक शानदार कंटेंट दिया है और पीछे का रिकॉल करने के लिए बुकलेट उसमें दी है। ठीक है, प्रियंका निषाद गुड़िया कुछ नहीं किया जा सकता, और भी लोग हैं, उन्हें भी नाश्ता बनाना होता है। लड़कियां ऐसा थोड़ी ना है कि आप ही हो बस, बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही होती हैं। आपके हिसाब से थोड़ी ना क्लास की टाइमिंग चलेगी। मेरी आज पूरे दिन में 6 घंटे क्लास है, मतलब मैं 9 घंटे के करीब 8 घंटे के करीब बोर्ड पे रहूंगा, और फिर 4 घंटे 3 घंटे में मटेरियल तैयार होता है, भेजा जाता है मेरे भाई। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, अगर नाश्ता भी जरूरी है पहले नाश्ता बनाइए फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप नाश्ता बनाते हैं तो मैं 5 से 6 बजे क्लास कर दूं, 5 से 6 बजे और कुछ काम करते होंगे तो फिर मुझे टाइम चेंज करना पड़ेगा, है ना? यही चाहते हो। चलिए, 7700 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा कि ए के भाग का 2 गुना, बी के भाग के 3 गुना, सी के भाग के 5 गुना व डी के भाग के 4 गुना सभी बराबर है। पहले जैसे ही क्वेश्चन है, ए के भाग का 2 गुना, बी के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 2 गुना, बी के भाग का 3 गुना,
सी के भाग का 5 गुना और डी के भाग का 4 गुना सभी बराबर है। अच्छा, जब इस तरीके से दिए होते हैं तो मैं आपसे एबीसीडी का रेशो पूछता हूं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आपके मन में ख्याल आता है या तो हम लोग इसका एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर देंगे, एक तो ये ख्याल आता है, और एक छुपाने वाला ख्याल आता है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो इन तीनों की गुणा कर दो, 5 तिया 15 चौका 60। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो 2 पंजे 10 चौक 40। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूनी 6 चौक 24। और अगर मुझे डी की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूनी 6 पंजे 30 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो 2 से काटा कितनी बार? 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, और 2 से काटेंगे 15 बार। ठीक है भाई साहब, ये चारों का रेशियो आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। उसने कहा टोटल राशि जो बटनी है वो 7700 बटनी है। तो मेरे भाई 15 और 12 27 और 20 47, 47 और 30 77 रुपए बटनी है। और उसने कितनी कहा है? 7700 रुपए कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है डी का भाग बताइए, यानी 30 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 15 पार्ट की वैल्यू, 1 बराबर 100 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। ये फेज 12 में आप लोगों का पूछा गया है अभी। फटाफट बताइए बच्चे। नहीं गुड़िया, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आंटी जी की अगर तबीयत खराब है तो फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए। अब आप ही देखिए, मतलब समझिए ना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप चीजों को समझिए एक बार। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ऋषि और सरिता के पास 4760 रुपए हैं बच्चे। ऋषि और सरिता के पास 4760 रुपए हैं, दोनों के पास मिला के 4760 रुपए हैं बच्चे। यदि ऋषि की राशि का 9/16, ऋषि की राशि आर मान ली, इसका 9/16 जो है सरिता की राशि के 3/4 के बराबर है। सरिता की राशि के 3/4 के बराबर, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सरिता के पास कितनी राशि है, ये पूछा है। अगर एस इधर मल्टीप्लाई में है, क्या इधर आके डिवाइड में हो जाएगा? इधर क्या है? 3/4, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। 3 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 4 बार। ऋषि और सरिता की अमाउंट का रेशो क्या आ जाएगा? 4 और 3। ठीक है, अगर मैं कहूं ऋषि के पास 4 रुपए हैं, सरिता के पास 3 है, दोनों के पास कितने हो जाएंगे? 7 रुपए। और उसने कितने दिए हैं? 4760 दिए हैं। दोनों के पास जो दिए हैं उसने 4760 रुपए दिए हुए हैं। तो मेरे भाई 7 छिंग 42 होता है, 7 अट्ठे 56, एक पार्ट की वैल्यू 680 है। तो सरिता के पास यानी 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 6 तिया 18 और 2 20 हो जाएगा। आंसर 2040 होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? आंसर 2040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर 2040 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ऐसा ही है। सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया, और सबसे बड़ी बात अपडेटेड क्वेश्चन है, 2025 में आपसे पूछा गया है। 2025 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे भाई, एचडब्ल्यू का है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था 54 जैसा, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट पे आइए मेरे भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों का टाइम एंड वर्क में भी यूज होगा, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट रेशो के शुरुआत वाले क्वेश्चंस में भी यूज हुआ था। ये वाला क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क में भी यूज होगा। मुकेश कुमार सर, क्रिकेट वाले क्वेश्चन पहले ही दिन बता देते मेरे भाई। क्रिकेट वाले क्वेश्चन पहले ही दिन ले आता है, जरूरत क्या थी इतना आगे बढ़ने की। भाई सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आइए। फॉर्मेलिटी पूरी थोड़ी ना करनी है हम लोगों को। हाँ गुरुजी, मल्टीप्लाई क्यों करी? एलसीएम से क्यों नहीं होगा? मैंने कब मना किया एलसीएम से नहीं होगा?
मैंने कब किया? एलसीएम से नहीं होगा। एलसीएम क्या लोगे मेरे भाई? क्लियर सी बात दिख रही है, जो चीजें डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। डायरेक्टली रेशियो आ रहा है, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी, सोचने की ही आवश्यकता नहीं थी मेरे भाई। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में किया। आइए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को, बहुत शांति से पढ़ना, पेन कॉपी साइड में रख देना। 7410 रुपए की राशि है, टोटल कितनी राशि है? तो आप कहेंगे 7410 रुपए की राशि है। एबीसी के बीच इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्सा, जो ए का हिस्सा है उसका बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 9/17। अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 9/17। सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से, सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात दिया हुआ है 5/8। तो बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या है? वो बी और सी के हिस्से का अनुपात पूछ रहा है। जब रेशो पूछ रहा है तो इस वैल्यू की कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। आपने यहां देखा जी, यहां 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी। यहां भी वही 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी। अगर यहां तीनों वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ता हूं तो 17 और 9 कितना आ जाता है? 26 आ जाता है। यहां तीनों की वैल्यू को जोड़ता हूं तो यहां तीनों का योग कितना आ जाता है? 13 आ जाता है। आपने कहा, आपने एक बात बोली, आपने कहा जी एक बात बताइए, अगर दोनों जगह एबीसी ही एबीसी थे तो इनका योग भी बराबर आना चाहिए था, इनका सम भी बराबर आना चाहिए था। मैंने कहा बात तो पते की है, अगर योग बराबर आना चाहिए था तो आपको यहां 2 की गुणा करनी पड़ेगी। अब तीनों का योग जो है वो 26 हो जाएगा। तो 2 की गुणा यहां करिए, 5 में करेंगे 10 हो जाएगा। 2 की गुणा 8 में करेंगे 16 हो जाएगा। यानी हमने 5/8 को 10/16 लिख लिया। यहां भी तीनों का योग 26 बैठ रहा था, यहां भी तीनों का योग अब 26 बैठ रहा है। मेरे भाई ए के सामने ए की वैल्यू होती है, ए के सामने ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, सी के सामने सी की वैल्यू यानी कि 10 हो जाएगी। टोटल तीनों की वैल्यू 26 है, इन दोनों की मिला के 19 हो चुकी है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 माइनस 19 हो जाएगी। तीनों को जोड़ के 26 था, इन दोनों को जोड़ के 19 है। तो तीनों के योग में से अगर दोनों का योग घटा देंगे तो बी की वैल्यू 7 आपके सामने आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या है? दोनों के हिस्सों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा। एक ऐसा ही सवाल आपके सामने ये रहा, इसका जवाब जो है वो मुझे अभी इसी वक्त करके देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें रेशो नहीं पूछा है, और जब रेशो नहीं पूछा है तो शुरुआत वाली वैल्यू की आवश्यकता होगी। रेशो नहीं पूछा है तो शुरुआत वाली वैल्यू की मेरे भाई आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 6300 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। अच्छा, इसमें 4 लोग हैं भाई साहब, पहले से थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात। ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे अनुपात जो है वो 8/9 दिया हुआ है। ए और डी का संयुक्त हिस्सा मतलब दोनों को मिला के जो हिस्सा है वो बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात जो दिया हुआ है वो 8/9 दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा है बच्चे बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8/9 कहां दे दिया? ओहो, 11/10 दिया हुआ है। ब्लंडर हो गया भाई साहब, ब्लंडर हो गया, 11/10 दिया हुआ है। ठीक है, बी और डी के हिस्से का अनुपात 8/9 दिया हुआ है। बी और डी के हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8/9 दिया हुआ है। ये 8/9 दिया हुआ है। यदि सी को 1560 रुपए मिलते हैं, यदि सी को 1560 रुपए मिलते हैं तो ए और बी के हिस्सों के बीच अंतर क्या है? ए और बी के हिस्सों के बीच अंतर वो आपसे पूछना चाह रहा है, ये वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 3 चीजें आप लोगों को दी हुई हैं, है ना? 3 चीजें आप लोगों को दी हुई हैं। सबसे पहले मेरे भाई
ए और डी का संयुक्त हिस्सा और बी और सी का संयुक्त हिस्से का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। बी और डी का रेशो आप लोगों के सामने 8-9 दिया हुआ है और ए और बी का अंतर पूछा है बच्चे। ए और बी का अंतर पूछा है। कैसे करेंगे मेरे भाई क्वेश्चन? अच्छा एक बात आप मुझे छोटी सी बताओगे? आपने कहा कौन सी छोटी सी बात? मैं यहां देखूं तो यहां कौन से लोग हैं? आप कहेंगे यहां तो जी चारों लोग हैं, ए बी सी डी चारों लोग हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं इन चारों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन चारों का योग यानी इन चारों में बंटने वाली राशि 21 हो जाएगी। लेकिन चारों में बांटनी कितनी है? 6300। बेटा संयुक्त हिस्सा दोनों को मिला के होता है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 300 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 है तो ए और डी को मिलने वाली राशि 3300 हो जाएगी। एक बराबर 300 तो 11 बराबर 3300 हो जाएगी। एक बराबर 300 है तो बी और सी को मिलने वाली राशि 3000 हो जाएगी। 10 बराबर 3000 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आपने कहा जी 10 बराबर 3000 हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला है जी आपने। आगे देखिएगा, उसने कहा सी को 1560 रुपए मिलते हैं। सी को, अच्छा इन दोनों को कितनी राशि मिल रही है? 3000। अगर इसमें से बी और सी को मिला के 3000 मिल रहे हैं, सी को 1560 मिलते हैं। अगर मैं सी की राशि को इसमें से घटा दूं, सी की राशि को इसमें से घटा दूं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या आप कह देंगे कि बी को मिलने वाली राशि ये हो जाएगी? आप देखिए ना, दोनों को मिलने वाली राशि 3000 थी। इन 3000 में मतलब सी का हिस्सा 1560 है। अगर 3000 में से 1560 घटा दूंगा तो बी का हिस्सा जो है वो 1440 आ जाएगा। अगर बी को 1440 रुपए मिल चुके हैं तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1440 हो जाएगी। तो एक पार्ट की वैल्यू 8 एकम 8, 6 बचेगा, 8 अट्टे 64, 180 हो जाएगी। तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या डी का हिस्सा 1620 हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अगर दोनों को मिला के 3300 रुपए मिलते हैं, दोनों को मिला के 3300 रुपए मिलते हैं, इसमें डी को 1620 रुपए मिलते हैं। अगर 1620 रुपए घटा दूंगा मेरे भाई तो क्या 1680 रुपए ए का हिस्सा आ जाएगा? अगर दोनों को मिलने वाली राशि 3300 रुपए है और उसमें डी का हिस्सा 1620 है तो 3300 में से 1600 घटा दूंगा, डी को खत्म कर दूंगा तो ए का हिस्सा 1680 आ जाएगा। तो मेरे भाई ए का हिस्सा 1680 आ जाएगा, बी का हिस्सा 1440 आ जाएगा। तो आप कहेंगे डिफरेंस जो आएगा वो 240 का आ जाएगा। वही डिफरेंस आपसे पूछा गया है, 240 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाग का मतलब डिवाइड होता है सर। आप मल्टीपल, कहां मल्टीपल है? कहां मल्टीपल है मेरे भाई? कहां मल्टीपल है? मुझे बताइए तो सही। अच्छा भाग, ये बेटा पार्ट लिखा हुआ है, ये वो वाला डिवाइड नहीं लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है कि आदि की राशि का 3/10 भाग। भाग मतलब पूरे पार्ट में से एक छुटकू पार्ट, उसे हम भाग कहते हैं। ओ भाई कितना डीप में जाके पढ़ा है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि 4 लोग हैं ए बी सी डी और उनमें राशि कितनी बांटनी है? 6300 रुपए बांटनी है। उसने आपसे ये कहा है कि ए और डी का संयुक्त हिस्सा यानी इन दोनों को मिला के हिस्सा, बी और सी का संयुक्त हिस्से का अनुपात 11:10 आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी और डी का रेशियो 8:9 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे ए और बी का डिफरेंस पूछा है, यानी ए की भी वैल्यू आप लोगों को निकालनी होगी और मेरे प्यारे दोस्त बी की भी वैल्यू आप लोगों को निकालनी होगी। अब आप ये देखिएगा, यहां से चारों का हिस्सा बैठ कितना रहा था? 11 और 10 21 बैठ रहा था। चारों का हिस्सा दिया कितना है? 6300 दिया है। अगर एक बराबर 300 है तो चारों को एक बराबर 300 तो 11 बराबर इन दोनों को 3300 रुपए राशि मिलेगी। अगर एक बराबर 300 तो 10 बराबर 3000, इन दोनों को 3000 रुपए राशि मिलेगी। अब क्वेश्चन ने कहा है सी को 1560 रुपए मिलते हैं। जब मुझे पता चल चुका है कि इन दोनों को मिला के राशि 3000 मिल रही है, इसमें सी की 1560 है तो 1560 माइनस कर देंगे तो ये बी की राशि आपके सामने आ जाएगी 1440 रुपए। आगे क्या बी की राशि?
अच्छा, बी की राशि 1440 रुपए आ चुकी है, बी की राशि 1440 आ चुकी है, तो 8 पार्ट की वैल्यू 1440 है। अगर 8 बराबर 1440 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मेरे भाई 9 बराबर 1 बराबर 180, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, यानी डी की राशि 1620 आ जाएगी। अगर डी की राशि 1620 है और आपको पता है दोनों की राशि 3300 है, तो उसमें से डी की राशि को घटा दो, ए की राशि 1680 आपके सामने आ जाएगी। उसने दोनों का डिफरेंस पूछा, ए की राशि 1680 है, बी की राशि 1440 है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 240 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वैल्यू डी की आ जाएगी मेरे भाई, है ना भाई। आगे बढ़े। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहना चाह रहा है, देखिए ध्यान से। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात दिया हुआ है। ये पुरुष है मेरे भाई, ये महिलाएं हैं, दोनों का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, तब पुरुष महिलाओं के बीच नया अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा बेटा। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसका यूज जो है रेशो के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत ज्यादा है। आप मुझसे पूछेंगे कहीं आप 20% लिख देते हो, कहीं 120% लिख देते हो, कहीं 15% की कमी लिख देते हो, कहीं 85% लिख देते हो। आखिर मामला क्या है उस चीज का, उस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई मेरे पास कोई राशि है, मान लीजिए मेरे पास कोई राशि है, 80 रुपए की राशि है। बच्चा ध्यान से सुनना, 80 रुपए की राशि है। मैंने कहा इस राशि का 10% बढ़ा दो और मुझे बताओ 10% बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी। मैंने कहा एक राशि को 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ के ये राशि कितनी हो जाएगी, आप मुझे ये बताइए। आपने कहा जी 10% बढ़ाने का मतलब पहले हमें इसका 10% पता तो हो कितना होगा, यानी आप हमसे 8 रुपए बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी हां, मैं आपसे 8 रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो आपने कहा पहले 80 रुपए वैल्यू थी, आप 8 रुपए बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए अब ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, इसलिए अब ये वैल्यू 88 हो जाएगी। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चनिंग की, मैंने कहा कि आपने बढ़ाया कितना है, आपने कहा जी मैंने 10% बढ़ाया है। 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और आप अगर उसे 10% बढ़ा रहे हैं तो वो चीज अपने आप में 110% हो जाएगी। आप अगर 100% की कोई चीज होती है और उसमें आप 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वैल्यू अपने आप 110% हो जाएगी। मैंने ये कहा कि इस वैल्यू का डायरेक्ट अगर आप 110% निकाल दोगे, इस वैल्यू का डायरेक्ट अगर आप 110% निकाल दोगे तो बढ़ी हुई वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, यानी बढ़ के वैल्यू कितनी आ जाएगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो चाहे आप डायरेक्ट निकालो, चाहे आप इसका 10% निकाल के फिर इस संख्या में जोड़ो, दोनों का मतलब जो है वो समान है मेरे भाई। अगर वो मुझसे इसका 10% ही केवल पूछेगा कि 80 का 10% कितना होगा, तब मैं उस केस में आंसर 8 दूंगा। लेकिन अगर वो पूछ रहा है बढ़ा के वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो आपसे 10% की नहीं, वो आपसे 110% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कोई राशि 50 है, 20% बढ़ा दी, बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो वो आपसे 120% की वैल्यू पूछ रहा है। कोई राशि 50 है, इसका 20% कितना होगा, तो वो आपसे केवल 20% की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। तो इन चीजों में कंफ्यूज होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, जिस क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा था, इस क्वेश्चन पे आइए। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच 25-26 का अनुपात है। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि। तब पुरुष महिलाओं के बीच नया अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी बढ़ने के बाद अनुपात क्या हो जाएगा,
बढ़ने के बाद अनुपात क्या हो जाएगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई पहले कितना है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 25-26 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा पहले में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब क्या ये वैल्यू अपने आप की 120% हो गई होगी, क्या ये वैल्यू अपने आप की 120% हो गई होगी। दूसरे में महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि, यानी ये वैल्यू अपने आप में बढ़ के 130% हो गई होगी। नए पुरुषों की संख्या और नई महिलाओं की संख्या का अनुपात ये आपके सामने है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करिए। रेशो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब आपने कहा जी, अब आपने क्या कहा, 2 से काटा 6 बार कटा, 2 से काटा 13 बार कटा, 25 छिक्का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 13 13 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यानी अब अगर वर्तमान में देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 150 169 हो जाएगा। ठीक इसी के जैसा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए फटाफट निकाल के बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया है, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तब पुरुषों और महिलाओं की संख्या में नया अनुपात। इसीलिए यूपीएसआई की मेरिट थोड़ी हाई गई है, क्योंकि एनालिसिस हो गया था, एनालिसिस में क्वेश्चंस का पता लग गया था कि इन्होंने शिफ्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। यहां रेशो 27-28 था, पहले केस में रेशो, बस रेशो में थोड़ा सा फर्क था, पहले में रेशो जो दिया था 25-26 का दिया हुआ था, अब 27-28 का रेशो दे दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन को कर देंगे मेरे दोस्त। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 27-28 का दिया हुआ है। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि यानी 120% हो जाएगी, और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि यानी 130% हो जाएगी। तो 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 तिया 12 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, हो जाएगा। तो 27 तिया 81/91 हो जाएगा, 27 तिया 81/91, 27 तिया 81/7 गुणा 13 91 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, फिर हम लोग प्रोपोर्शन की तरफ चलने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। अभी तक हमने दो रेशो का पढ़ा, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया था, यूपीएसआई 2017 में भी आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है सेब, संतरे और आम की कीमत, आम की संख्या इस रेशो में है। कौन कौन से फल हैं, आपने कहा सेब यानी एप्पल है, संतरे मतलब ऑरेंज है, और आम मतलब मैंगो है। इन तीनों की संख्या का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, इन तीनों की संख्या 5-7-8 के अनुपात में है। ठीक है, फल विक्रेता ने फलों की संख्या 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर इसकी संख्या, तो उसने कहा है अब फलों का नया अनुपात, 5 की संख्या 40% बढ़ा दी तो क्या ये 140% हो जाएगी, 7 की संख्या 50% बढ़ा दी तो ये 150% हो जाएगी, और 8 की संख्या 75% बढ़ा दी है यानी ये 175% हो जाएगी, हो जाएगी। बस इन तीनों का आपको रेशो निकालना है भाई साहब, इन तीनों का रेशो क्या हो जाएगा। ठीक है, तीनों जगह से परसेंटेज कट गई, 5 एकम 5, 5 तिया 15 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। कट गया 5 से, 5 से काटेंगे 28 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 7 बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28 होगा। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहां 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, और यहां 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, यानी इनका रेशो कितना आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों का जो चैप्टर शुरू होगा वो प्रोपोर्शन शुरू होगा मेरे भाई। प्रोपोर्शन में जब हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी इसमें ही पढ़ेंगे। 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज दे देगा, चौथी मिसिंग रखेगा, पूछेगा चौथी वैल्यू बताइए।
प्रथमानुपात फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मध्यानुपात सेकंड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपात थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपात भी हम लोग इसी में पढ़ रहे होंगे। तो ये आसान टॉपिक होता है, लेकिन भाई साहब एग्जामिनर का फेवरेट होता है। फेवरेट होता है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। वर्कशीट का सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों की कर दूंगा, अच्छे से कर दूंगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।